अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं और एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी मौजूद है। जब इमरान खान धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला था जिसका तफसीली फ़ैसला भी आना बाकी है। लेकिन अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है या नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको ये तय करना पड़ेगा कि डी चौक को ब्लॉक करना, फैज़ाबाद को ब्लॉक करना, रोड्स ब्लॉक करना, क्या वो दुरुस्त है? ये शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुताबिकत रखता है या उसके ख़िलाफ़ जाता है? इसी तरीके से कोई सियासी जमात अगर एहतजाज करना चाहती है तो उसके ऊपर आंसू गैस बरसाना, रास्ते बंद करना, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? ये दोनों सवाल मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। पिछले कई सालों से इस्लामाबाद की जो सियासत है, या तो वो इमरान खान के डी चौक के धरने की नज़र रही, बहुत काफ़ी महीने उसमें गुजर गए, और उसके बाद से एक सिलसिला है, कभी फैज़ाबाद ब्लॉक हो जाता है। तो मैं किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं जाता कि PTI ने धरना डी चौक में दिया था या तहरीक लब्बैक वाले आए थे तो फैज़ाबाद ब्लॉक हो गया था। हर एक शक्ल में अगर पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में पड़ी हैं, वो डी चौक में हो या फैज़ाबाद में हो, उसके ऊपर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हों, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के और दीगर जजेस के, तो एक तरीक़ाकार तय होना चाहिए। एहतजाज बुनियादी हक़ है और वो हक़ उनको मिलना चाहिए। रास्ते बंद करना, जलाओ घिराओ, ये बुनियादी हक़ नहीं है जिससे शहरियों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाए। तो इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार हो, या तो हुकूमत मुतय्यन कर ले, सियासी जमातें आपस में SOPs वज़ा कर लें, या सुप्रीम कोर्ट का अपने एक फ़ैसले के ज़रिए तय करना पड़ेगा कि कोई ओपन प्लेस हर बड़े शहर के अंदर मुतय्यन कर दी जाए जहाँ पर बिला रुकावट, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई आंसू गैस शेलिंग नहीं होनी चाहिए, औरतें हों या बच्चे हों या मर्द हो, किसी के ऊपर भी जुल्म रवा नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से रास्तों की बंदिश जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, किसी की ज़िंदगी को ख़तरा दरपेश नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगर खित्ते के हालात देखें और पाकिस्तान में मारा मारी हो कि हम कोई पता नहीं कोई यहाँ कश्मीर में अपना वो जो मकबूजा आबादी है उसको वापस हासिल करने के लिए जिहाद करने जा रहे हैं, वो वाले नारे लग रहे हो, तो बहुत तकलीफ सूरत हाल है। आ किधर रहे हैं? इस्लामाबाद में, कैपिटल में, जहाँ वज़ारत उज़्मा रही, तो रास्ते को बंद है, कंटेनर लगे हुए हैं, रास्ते रुके हुए हैं, क्यों? वजह क्या है? ये कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। कसूरवार किसी एक को ठहराना मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक SOPs अगर वज़ा करने में नाकाम रही सियासी क़ुव्वतें तो कल खसारा भी नहीं कहीं रहेगा, इनको रास्ता आगे मिलेगा नहीं। एक जो आएगा दूसरे को मार मार के भगा दिया करेगा, या एक आएगा वो दूसरे को फतह करने की कोशिश करेगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान है। इमरान खान और महमूद खान की आज की महमूद खान जो उनके वज़ीर आला हैं KPK के, उनकी आज की भी तकरीर सुने तो आपको एक छुपी हुई एक धमकी और गुस्सा नज़र आता है, और लगता यही है कि दोबारा इस्लामाबाद को फतह करने आना, ये दुरुस्त नहीं है। तरीक़ाकार मुनासिब भी होना चाहिए। आप उससे हट जाएँ तो नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। इमरान खान ने आज क्या कहा, दिखाइएगा। इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहाँ, और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं। आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रेटजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी। ये आखिरी जुमले सुने हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं देता तो फिर हम तैयारी करके जाएंगे। किस चीज़ की तैयारी भाई? वो अगर महमूद खान को सुन लें तो आपको एक और लम्हा फिक्रिया होगा आप सबके लिए। दिखाइएगा। पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज़ है, इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ोर्स होगी तो क्या आप इस्लामाबाद फतह करने आएंगे? मैं इनके बयान को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, इस्लाम बारिक फजल चौधरी, वेरी वार्म वेलकम। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। इमरान साहब आपको भी खुश आमदीद। इरफान कादर साहब मारूफ मारे कानून हमारे साथ हैं, उनको भी, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनको भी खुश आमदीद। इरफान कादर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा और मैं चाहूँगा कि हम नैब लॉ के ऊपर भी आपसे पूछें, लेकिन पहले ये इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल होनी चाहिए जब तहरीक इंसाफ वाले वापस आएँ, और सियासी जमातों को क्या करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से आपको किस किस्म के रोल की तवक्को है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मेरे नज़दीक इन मामलात में कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी सियासी अखाड़ा बनता है या सियासी चपकलिश को
तय करने की कोशिश करता है, तो जजेस कोई भी ऑब्जर्वेशन दें, खा वो एक पार्टी के हक़ में दें या दूसरी पार्टी के हक़ में दें, इम्प्रेशन यही जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अब ख़ुद सियासत में कूद पड़ा है। और गो के सुप्रीम कोर्ट कोशिश यही करता है कि इस तरह के मामलात में गैर जानिबदार रहे, लेकिन बावजूद इसके कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, तासुर यही जाता है कि वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। तो इसीलिए इन लोगों के जज साहबान के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आपके सामने सियासी इश्यूज़ आएंगे, ख़ा उसमें कानूनी नुक्ते ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, आप उससे इज्तनाब करेंगे। ये आर्टिकल 5 है इनके कोड ऑफ कंडक्ट का। तो ये मामलात जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि अदालतों को हमें इन चीज़ों में ड्रैग नहीं करना चाहिए कि अगर इनकी आपस की पॉलिटिकल पार्टीज़ की चपकलिश है तो उसमें अदालतों का एज सच कोई रोल आइन में नहीं दिया गया। तो अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फिर हम ये प्रोटेस्ट में रास्ता खुलना है या बंद होना है, सिक्योरिटी कैसे देनी है, तो सियासी जमातें आपस में SOPs वज़ा कर लें। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं? शायद उनकी इज़्ज़त और तकरीम के भी मुनाफी हो जब सोशल मीडिया पे ये बहस हो कि कौन से 5 जजेस किसकी हिमायत में। जजेस किसी पार्टी के तो नहीं ना हो सकते, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। जी, देखें नजीम साहब, जो आइन है उसमें बहुत सारे बुनियादी हकूक़ हैं जो शामिल किए गए हैं, और एक बुनियादी हक जो है जिसका बहुत गहरा ताल्लुक है जमहूरियत से, वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रोटेस्ट करने की राइट, गैदरिंग करने की राइट, रैली निकालने की राइट। ये इसको हमारी आइन में भी शामिल है। उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट्स भी दी हुई हैं, फैसले दिए हुए हैं कि ये एक आइनी हक है और कोई भी हुकूमत रोक नहीं सकती। तो ये हक जो पॉलिटिकल पार्टी या सिटीजन हो, उसका जो हक है उसको, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आ सकती, कोई अरेस्ट नहीं हो सकते, सड़कों पे कंटेनर नहीं लग सकते, आप टेयर गैस नहीं कर सकते अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट हो। तो ये जो मामला है, आइडियली तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि SOPs होने चाहिए। हुकूमत और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो करना चाहती है एहतजाज या प्रोटेस्ट, और सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए ताकि किसी किस्म का कंट्रोवर्सी ना हो। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन बदकिस्मती से, और ये होता रहा, PTI की हुकूमत में बहुत सारी रैलीज निकली, पीपल्स पार्टी ने भी निकाली, JUI ने भी निकाली, PMLN ने भी निकाली, लेकिन वो उसका चूँकि एग्रीमेंट्स थी पार्टीज में, पुरअमन होता रहा, तो किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप कोई जाएं। इसी तरह जब हुकूमत हमारी हटाई गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो PTI ने भी बहुत सारी रैली निकाली, वो भी बिल्कुल पुरअमन थी और उसमें किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत की ज़रूरत ना पड़ी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो इस्लामाबाद वाली रैली निकालनी थी, इसमें हुकूमत ने इससे पहले कि वो रैली निकले एक अजम्पशन कर ली कि ये रैली जो है ये पुरअमन नहीं होगी, इसमें तशद्दुद होगा, इसमें तोड़ फोड़ होगी, और उस अजम्पशन पे पकड़ धकड़ करना शुरू कर दिए, अरेस्ट करना शुरू कर दिए, और जिस दिन ये रैली निकलनी थी उस दिन रोड ब्लॉक्स भी कर लिए, टेयर गैस भी कर दिया, लोगों को मारा पीटा भी। तो ये जब मामला इस तरह हुआ तो फिर चूँकि वायलेशन थी आइन की, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी हक हैं, उसको नहीं अली ज़फ़र साहब, H9 की परमिशन इन राइटिंग ली गई थी अदालत से, लेकिन कॉल डी चौक की दी जा रही थी, तो वहाँ कुछ इम्प्रेशन तो ये जाएगा ना कि मारा मारी ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। तो ये बात तो आपको लगा नहीं कि मुनासिब होती कि अगर परेड ग्राउंड में या H9 में जहाँ तयशुदा जगह थी, कोई ऐसी जगह के ऊपर ही कॉल दी जाती, डी चौक की तरफ बढ़ा ही ना जाता? वो जो आप पहले जरा लीगल पॉइंट कर रहे थे, इसको फैक्ट्स के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ तो फिर ऑब्वियसली, जिस तरह इरफान कादिर साहब ने बताया, कि फिर उसमें वो कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इसका इलाज क्या है? मेरी नज़र में हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले, और इसका जो बेस्ट इलाज मुझे नज़र आ रहा है उसका आपने भी जिक्र किया, और ये मैंने इसके ऊपर अपनी ट्वीट्स भी किए हैं और तबसरे भी किए हैं। इलाज ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड एक SOP बना दे, जिसमें ये जिक्र किया जाए कि अगर रैली जो पीसफुल निकालेगी पॉलिटिकल पार्टी, या वो प्रोटेस्ट करेगी पुरअमन,
उसमें किसी किस्म की मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं होगी। वो ना अरेस्ट करेंगे, ना वो उस पर टेयर गैस करेंगे, ना रोड्स ब्लॉक करेंगे। और अगर ये ऐसा SOP हो जाए जो अक्रॉस द बोर्ड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें फॉर इन फेवर या उसके अगेंस्ट ना हो, ये अक्रॉस द बोर्ड एक SOP, एक प्लान, एक प्रोसीजर कि रैलीज किस तरह करनी है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए तो मेरा ख्याल है ये कल को सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसका जिक्र आपको याद होगा, एक धरना केस में पहले काजी फाइजा साहब ने जजमेंट दी थी, उसमें इसका जिक्र भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे चलाएं, इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी। तारिक फजल साहब आप फरमाइए, कुछ जगह मुतय्यन कर सकते हैं ताकि ये मारामारी वाली नौबत ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये खासा एक संजीदा मामला है और सब सियासी जमातों को फ़ायदा होगा अगर ओपन स्पेस के ऊपर आप एग्री कर जाएं कि हम एक खुली ग्राउंड में जाएंगे, सड़कें नहीं ब्लॉक करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक मुतफ़िका जगह तय कर ली जाए कि आपका जो भी जलसा जुलूस होगा, जो भी आपका सिट इन होगा, जो भी उसे नाम दें, वो एक मखसूस जगह पे होगा जिससे इस्लामाबाद के शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर नहीं होगी, सब शहरों के इस्लामाबाद के मामलात मुतासर नहीं, सड़कों की बंदिश ममनू करार दे दें, बिल्कुल ममनू करार दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं पता इस तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दे सकती है या नहीं दे सकती, क्योंकि ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और सियासी जमातों को बैठ के इस पर फैसला करना चाहिए। अली जफ़र साहब ने तजवीज़ तो बहुत अच्छी दी, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इमरान खान साहब ने इस दफ़ा कितनी इज़्ज़त की है, ये भी हमारे भाई से पूछें अली जफ़र साहब से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा H9 ग्राउंड, और वो भी हमारी इंतज़ामिया ने कहा था उन्हें, जब जज साहिबान ने पूछा कि कौन सी जगह, तो H9 इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा कि बेहतरीन जगह है। बाबर वान साहब ने तहरीरी तौर पर उसका लिख के मांगा, तहरीरी तौर पर जी। और उसके बाद इमरान खान साहब जब पेशावर से चले तो मुसलसल कहते रहे मैं डी चौक जाऊँगा, कौम बाहर निकल आए, इस्लामाबाद बाहर निकल आए, पूरे आवाम बाहर निकल आए और डी चौक पहुँचे। क्या हैसियत रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की? असल सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है जी कि जब आपने ये कहते हैं कि जी ये एक पुरअमन और एहतजाज हो और उसको सबको आईनी हक है, मैं बिल्कुल से तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसे पुरअमन रहने कौन देता है? जब आपके लोग, अभी तो आपने कहा जी कि जमात के लोग, आपकी जमात से मुंसलिक लोग, मैं शेख रशीद साहब का नाम बराह रास्त ले लेता हूँ, उनकी वीडियोस मौजूद नहीं है, जलाओ, घेराओ, आग लगा दो, फिर आप कहेंगे हमारी जमात से वो नहीं है, आपके साथ तो हैं। जब इस तरह की कॉलें दी जाएंगी, और मलिक साहब आखिरी बात, इस दफ़ा जो इमरान खान साहब अपना इज्तिमा लेके आए, जत्था लेके आए, जो भी लेके आए, आपको पता है इस्लामाबाद में मैट्रिक के पेपर कैंसिल हुए हैं, आपको पता है ओ लेवल के पेपर, A लेवल यूनिवर्सिटीज के छोटे स्कूल के बच्चों के सारे कैंसिल हुए। A लेवल O लेवल के पेपर पाकिस्तान में नहीं होते, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसको लेती है, UK बेस्ड वो एग्जाम है, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे कैंसिल। इमरान इस्माइल साहब से पूछें, इमरान इस्माइल साहब आपने दोबारा भी प्रोटेस्ट करना है तो बहुत मुनासिब होगा कि सियासी जमातें एक अपनी सतह के ऊपर बड़ेपन का भी मुजाहरा करें और मैच्योरिटी का भी मुजाहरा करें। हर चीज़ के लिए हमें अदालत के जज की तरफ देखने की बजाय पॉलिटिकल लीडर्स को आपस में बैठ के मसले हल करने चाहिए। आप तो लोगों को राह देने वाले हैं ना, लीडर्स हैं, रहनुमा हैं इस कौम के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, बात यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये एहतजाज और रैली और जलसे जुलूस सारे शुरू कर दिए। कोई एक हमें बता दें कि जहाँ पे हमने इनके लीडरों को घर पे छापे डाले हों, औरतों की हमने बेइज्जती की हो, उनके घर में कूदे हो पुलिस वाले, बच्चों के साथ उन्होंने बुरा रवैया किया हो, कोई ऐसी बता दें जगह कि जहाँ पे हमने कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए हों, कुछ बता दें कि हमने कुछ जो इन्होंने किया पूरे मुल्क के साथ, पंजाब वाला जो है वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, KPK वाला जो है वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, इधर का रास्ता बंद, उधर का रास्ता बंद, हाईवे बंद, कश्मीर मेन कश्मीर हाईवे बंद, ये कहीं नहीं होता दुनिया में। इन्होंने इंस्टिगेट किया, इन्होंने लोगों को रात से उठाना शुरू किया, मारपीट करना शुरू की, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अहकामात को रद्द किया, जो कि अहकामात थे कि ये अरेस्ट नहीं कर सकते लोगों को इस तरह जो इनोसेंट लोग हैं। कोई हथियार लाया आप अरेस्ट कर लें उसको। आपने अजम्पशन पे सारा काम कर लिया कि जी ये होगा लिहाजा हम ये करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आदमी कत्ल करेगा तो लिहाजा मैं इसको आज फांसी चढ़ा देता हूँ, बाद में देखेंगे कि क्या किया जाए। तो ये इन्होंने काम किया, विच वॉज वर्स देन एनी डिक्टेटर एक्ट। किसी डिक्टेटर की अपने हुकूमत में इतना बुरा काम नहीं हुआ जो ये हुआ। इतनी शेलिंग इन्होंने की, अब बच्चे वहाँ पे थे, औरतें थी वहाँ पे। 4 माह पहले डी चौक में आपकी जमात बैठी रही थी, ये एक माजी मौजूद है 4 माह बैठने वाला। फिर आप अभी भी कॉल कश्मीर हाईवे के लिए दे रहे थे, पहले इब्तदाई तौर पे
फिर कश्मीर हाईवे से बढ़ते हुए डी चौक की कॉल देनी। तो ये इश्यूज़ हैं, हमारे सामने है ना, ये तो नहीं है ना कि इश्यूज़ सामने नहीं है। जी जी, जगह का तयन होना चाहिए जो खुली हो, रोड बंद ना हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज अस्पताल मरीज किसी बिल्कुल होना चाहिए। जगह का तयन, जगह का नदीम साहब, जगह का तयन हो भी जाए ना तो पॉलिटिकल टॉलरेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ये जो अचानक से आके बैठ गए ना इक़्तिदार पे, और वहाँ पे ये इन्होंने शुरू की कि जी ये इनकी बैटल ऑफ सर्वाइवल का इन्होंने समझ लिया कि जी इनके सर्वाइवल का मसला हो जाएगा इसमें, और ये घर चले जाएंगे या फिर इनके केसेस खुल जाएंगे, क्या होगा आई डोंट नो, क्या किस चीज़ का खौफ था। लेकिन उस खौफ के तहत ये सारी रिएक्शन हुआ। और ये अगर मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई हम एक डिसेंट सिविलाइजेशन की तरह पूरे मुल्क में हर शहर में एक जगह तय कर लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कर दे या सारी जमातें मिलकर कर लें, फिर जब अपोजिशन में हो तब ये भी बिहेव करें, और जो अपोजिशन में है वो भी बिहेव करें कि जहाँ जो सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया वहाँ कर लें। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में केस ही ये फाइल किया है कि हमें बता दें कि क्या पाकिस्तान में इजहार राय का हक है अपोजिशन जमातों को या नहीं है। इरफान कादिर साहब, मैं इस बहस को आपसे चाहूँगा कि आप इसको सम अप कर दें। अब क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? क्या ये वापस पार्लियामेंट चले जाएं, वहाँ बैठ जाएं हुकूमत के साथ, या जिस तरीके से रैली वाले दिन इनके 2-3 लोग आए थे हुकूमत के लोगों से, उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, वैसे कोई बैक चैनल हो जाए, पीछे बैठ के आपस में तय कर लें, क्या होगा? वे फॉरवर्ड यही है कि ये आपस में बैठ जाएं और ये तमाम जलसे जुलूस इसलिए बंद करें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, उसका एक नतीजा निकला था। उस नतीजे को बजाय एक्सेप्ट करने के एहतजाज किया गया, और फिर यहाँ पे ये भी बात हुई कि जी वो SOPs जो है वो सुप्रीम कोर्ट वज़ा करे। श्योरली सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून साजी नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पुलिस की वर्दी पहन के IG के फ़राइज़ भी अंजाम नहीं दे सकते। और सियासी जो धड़े हैं उनको चाहिए, उनके लिए अगर पार्लियामेंट बनी है तो वहाँ बैठ जाएं, अगर वो वहाँ नहीं बैठना चाहते किसी वजह से तो फिर आपस में किसी और जगह बैठ जाएं और वंस फॉर ऑल ये मामला तय करें। क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस और सियासी जमातें अपने झगड़े जो हैं जब भी अदालत में लेके जाती हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं वो अपने आप को स्क्रूटनाइज़ कराते हैं उन लोगों से जो कि इलेक्ट नहीं हुए, और जिनके अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से कि आइन का मंशा है। तो लिहाजा ये चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ उनको यकजा मिल के इस पर सोचना पड़ेगा, ताकि आइंदा ये ना हो पाकिस्तान में कि हमारी जो सियासी जो क़यादत है और हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक कमज़ोर पार्लियामेंट के तौर पे हमेशा काम करती रहे, और वो जब दूसरे लोगों को वो जब चाहें इसको वो इखाड़ पिछाड़ करके ख़त्म कर दें। तो इरफान साहब, क्या PTI के लिए पार्लियामेंट में वापस जाने का रास्ता, कौमी असम्बली में वापस जाने का रास्ता अभी खुला है? नहीं, अगर वो सपोजिंग नहीं जाना चाहते, इस वक्त नहीं जाना चाहते और वो इलेक्शंस भी नहीं करवा सक रहे, तो अगर वो इस फोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो वो थ्रू यानी ये प्रोटेस्ट के ज़रिए या डंडे लेके तो नहीं करना चाहिए उनको। ये तो फिर टेबल पे आके बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन अगर वो स्ट्रीट पावर दिखाना चाहते हैं या वो दिखाना चाहते हैं कि हम फ़ौज दर फ़ौज बीच में ले आएंगे और हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो फिर हमें फ़ायदा क्या है पाकिस्तान में आइन का? फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि फिर पार्लियामेंट हो। तो ये तो PTI के जो जितनी भी क़यादत है उनके लिए भी लम्हा फ़िक्री है, उनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से पुरअमन तरीके से इस सारी चीज़ को हैंडल किया जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप क्या फरमाते हैं? क्या PTI को जाना चाहिए कौमी असम्बली में वापस, वहाँ जाके कानून साजी करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, सारा कुछ डिस्कस करें? जी देखें, अभी ऑप्शन तो अवेलेबल है, क्योंकि कानून ये कहता है कि बेशक आप रिजाइन कर दें, लेकिन जब तक वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो और उसका जो कार्रवाई है पूरी ना हो तो आप किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जहाँ तक सवाल है कि कानूनी तौर पे ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपकी तजवीज़ क्या है? प्रैक्टिकली एक कानूनी मशवरा भी तो दे सकते हैं इमरान खान को, आप मशवरा देना चाहेंगे PTI की लीडरशिप? देखिए, आइडियली तो ये होता है कि आप पार्लियामेंट में शामिल रहें ताकि एक आपकी आवाज़ तो रहे और डिबेट करते रहें। जिस तरह आपने सेनेट में देखा कि जो पहले ऑपोजिशन, हम मेजॉरिटी में थे, वो दूसरी ऑपोजिशन थी, वो आवाज़ उठाते थे। अब हम ऑपोजिशन में हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट
उसी तरह चलते हैं, और ये आई थिंक एक अच्छी बात हो अगर पार्लियामेंट में रहा जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन शायद नहीं है, बिकॉज एक हतमी फैसला हो चुका है कि पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में कम से कम नहीं बैठना, और ये जिस तरह की भी नेशनल असेंबली है, आदि नेशनल असेंबली वो इसी तरह अगर चला सकते हैं तो चलाते रहें। उसकी लेजिटिमेसी आइन में भी और कानून में भी और मॉरली भी कम हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है पीटीआई ने कि हमने इलेक्शन में जाना है, और ये नेशनल असेंबली में ना बैठना या रिज़ाइन करना ये उसी एक पॉलिसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है। तो लेकिन ये अगर दरवाज़ा खुला हो, इमरान इस्माइल साहब आप भी इस पर राय दीजिए, अगर ये दरवाज़ा खुला है तो इस दरवाज़ा को खोल के इस्तेमाल करना चाहिए। उस फोरम पे आप जाइए कौमी असम्बली में, वहाँ आपकी आवाज़ में ज़्यादा वजन होगा, वहाँ सारी बातें करिए, इलेक्शन का भी मुतालबा करिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म को भी डिस्कस करिए। क्यों नहीं उसको यूटिलाइज़ करते? मैं ये समझने से कासिर हूँ, आप सेनेट में भी हैं, आप पंजाब असम्बली में भी हैं, आप केपी में भी हैं, आप सिंध में भी हैं, लेकिन सिर्फ कौमी असम्बली में आपको लगता है बाकी सारे गद्दार हैं। तो बाकी सारे मुद्दे वतन है, सिर्फ कौमी असम्बली में गद्दार हैं। नदीम साहब, बात यह है कि जिनको गद्दार कहा था वो थे जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ मिल के ये काम कर रहे थे। ये सारी कौमी असम्बली को गद्दार नहीं कहा गया, बल्कि 2-3 लोग हैं ऐसे जो जिनको अवेयरनेस थी कि मुल्क के साथ कौमी असम्बली में जाना चाहिए ना सर, क्यों नहीं जा रहे आप? अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ नदीम साहब कि हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया कौमी असम्बली में ना बैठने का, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्शन, हम इस असम्बली को जिसके अंदर ये इस तरह की चीज़ें हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हो, उसके ऊपर भी लोग उसको इंडोर्समेंट दें, उस कौमी असम्बली में नहीं बैठना चाहते हम चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, शफाफ इंतखाबात हों, और फिर जिसकी भी हुकूमत आए, जिसको भी कौम वोट दे, उसको वो आके बैठ जाए। ये जो इन्होंने यहाँ पे असम्बली के अंदर चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है, ख़रीदो फ़रोख का बाज़ार गर्म है, 24 इसके ख़रीद लो, 2 उसके ले लो, 5 उसके तोड़ लो, ये कोई मुल्क चलाने के तरीक़ेकार नहीं है। और अगर ये चला सकते हैं इस तरह तो बेशक चलाते रहें, हमने नहीं बैठना इनके साथ कौमी असम्बली में। एक ब्रेक करीब आ गई है। आज 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। बलीगुर रहमान साहब की तैनाती और इलेक्शन कमीशन के दौरा कीन की तैनाती आरिफ अलवी साहब ने की है, जो कहते थे कि इससे पहले नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉ जो है, नैब लॉ, जो पाकिस्तान में हमेशा मुतनाज़ा रहा है, कभी उसका कोई एक दौर भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो तनाज़ों से पाक हो, उसके ऊपर बड़ी रिफॉर्म्स की गई हैं। तो हमारे पास लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लीगल माइंड्स हैं, उनका फ़ायदा उठाएंगे ब्रेक के बाद और पूछेंगे कि उसमें क्या सही हुआ और क्या गलत। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इरफान कादिर साहब, नैब लॉ, आप नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हुए हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या सही इस्लाहत हुई, किसी को फेवर करने की कोशिश की गई? कहते हैं कि वो 9(5)A या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाले के अंदर तरमीम की गई हैं कि करप्शन को लहदा से साबित करना पड़ेगा, तो ये तो फेवर किया है नून लीग के केसेस को। क्या कुछ ऐसा हुआ? हाँ, इसमें मैं बताऊं कि ये जो बहुत से इससे पहले भी क्लैरिफिकेटरी कवानीन इसमें आए थे, ऑर्डिनेंसेस, ये पिछली हुकूमत में, और वो सारे ही मैंने उनकी तारीफ़ की थी, वो अच्छे थे, और ये भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। मसलन जिस तरह के जो ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग है उस पे उन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये फ़ैसला हुआ था कि ये क्लैरिफाई किया जाए कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी पर सी ऑफेंस नहीं है तावक्ते कि उसके साथ आपको कोई रॉन्गफुल गेन हो या उसमें कोई किक बैक्स इन्वॉल्व हो। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और ये पीटीआई गवर्नमेंट ने भी की थी, ये इन्होंने भी की है। फिर ये भी था कि जो मैटर्स स्पेशलाइज्ड लॉज से रिलेटेड हैं और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड फोरम्स हैं, ऑफेंसेस के सज़ाएँ भी हैं वहाँ पे, तो उनको भी नैब से अलहदा रखा जाए। और उसमें SCCP के मामलात हैं, उसमें इनकम टैक्स के मामलात हैं, कस्टम्स के मामलात हैं, तो वो भी अब क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो नैब के दायरा में नहीं आएंगे, वो अलहदा रहेंगे। फिर जो ऐसे ऑफेंसेस हैं इनका ताल्लुक बिलवास्ता होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस से नहीं है, तो वो भी नैब से बाहर रखे गए हैं। और इसमें एक और चीज़ जो अच्छी की गई है वो ये की गई है कि ये मसलन ज़मानत जो है, बेल, नैब के कानून में बेल नहीं थी, जबकि बाकी जो कवानीन है जहाँ ज़्यादा संगीन जराइम है वहाँ पे बेल थी। तो ये भी मैं समझता हूँ एक डिस्क्रिमिनेशन थी आइनी तौर पर, उसको भी ठीक किया गया। रिमांड के पीरियड को भी गालिबन कम किया गया। तो ये, बल्कि हम जब नैब में थे तो उन दिनों में
अभी आपने SOPs की बात की है, तो हम जिन SOPs को ख़ुद हमने मुरतब किया था उसमें भी हमारी यही कोशिश होती थी कि ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग जो उसको चोक ना किया जाए, कि उनको इतना ना डराया जाए अफसरान को कि अगर उनकी डिसीजन मेकिंग से हम एग्री नहीं करते या उनकी इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग है तो उनके ख़िलाफ़ हम नैब के केसेस बना लें और वो 6-6, 7-7 साल भुगतने के बाद वहाँ से बरी हो जाए। वो जो तो ये एक बड़ा जुल्म था एक सरकारी अफसर पे। जी वो सही हो गया। वो एसेट बियॉन्ड मीन्स अगर हो तो करप्शन को और मैलाफाइडी को अलहदा से साबित करना, ये भी तरमीम की गई है। ये क्यों की गई? सॉरी, ज़रा फिर से आवाज़ मुझे नहीं आई जी, फरमाइएगा। सर, एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो केसेस हैं उसमें कहते हैं कि नैब लॉ तरमीम किया गया है कि करप्शन को और मैलाफाइडी को आपको अलहदा से साबित करना है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि बहुत सारे केसेस में ये कहा जाता था कि ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स बनाए गए हैं ये इन्होंने करप्शन के पैसे से बनाए हैं, और वो कभी भी वो चूँकि करप्शन का पैसा जो है वो साबित तो हो नहीं सकता था, तो उससे लोग बरी भी हो जाते थे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इन्होंने ये सोचा होगा कि ये एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स सिंप्लिसिटर ये ऑफेंस अब ना रहे, क्योंकि अगर करप्शन के साथ उसको मुंसलिक कर सकते हैं कि वो एसेट्स किसी करप्ट मनी से बनाए हैं तो फिर करें, वरना उसको इसमें ना लाएं। क्योंकि आप देखें कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है उसमें भी ये कहा गया कि प्रेडिकेट ऑफेंस का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट जो कि सारी दुनिया में राइज है कि प्रेडिकेट ऑफेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स के पास है। वो बहुत सारी हमारी इकॉनमी है जो कि अकाउंटेड फॉर नहीं है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर या एक वकील एक फ़ीस लेता है और क्लाइंट उनको कैश में पैसे देता है और उनको चेक की पेमेंट नहीं होती, तो चेक वाला तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ख़ास तौर पे वकीलों को जब पैसे मिलते हैं, जब वो उनको दिए जाते हैं, कैश दिया जाता है, तो क्लाइंट ख़ुद भी नहीं चाहता कि अपनी सोर्स बताए। तो उन हालात में वो जितना पैसा अनअकाउंटेड फॉर है, अगर वो उनके किसी मकान में या कहीं लग जाए तो अब आप कहें जी हाँ, इनकम टैक्स वाले ज़रूर अपने गोशवारों में ये चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मैटर्स जो है इनकम टैक्स में ये पूछे जा सकते हैं। इसलिए समझा ये जाता था कि नैब में अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और नैब में जो मेगा करप्शन केसेस हैं और जो कि बहुत ज़्यादा यानी संगीन किस्म के केसेस हैं वो आएँ। इस तरह के हर केस में लोगों को फंसा के बीच में नैब में ना इन्वॉल्व किया जाए। सही। तारिक फजल साहब, आप फरमाइएगा। एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने जो रिमांड की मुद्दत है वो भी कम कर दी है, 14 दिन कर दी है। पब्लिक एट लार्ज, वो जो फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज वाला था, उसकी तादाद जो है अब 100 पे ले गए हैं। पहले वो 25-30 पे भी हो जाता था। तो उसके ऊपर भी कहते हैं कि ये जो केसिंग है उसमें भला करेगा नून लीग के लोगों का। मलिक साहब, नून लीग ने नैब को जितना भुगतना था हम भुगत चुके हैं। अब बारी असल में PTI की है, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक इंतकाम की आग में अंधा होके नैब को अनलीश कर देना PTI के ख़िलाफ़, जिस तरह इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ अनलीश किया था और झूठे मुकदमात भी बनाए, और अगर नैब का मुकदमा कोई नहीं बना तो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों पे इन्होंने हीरोइन तक के और चर्च तक के मुकदमात बना दिए। तो ये सरियन एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इस अमल को दोहराएं या उस लाइन पे चलें। नैब के अंदर जो इस्लाहात हो रही हैं उसका मकसद ये है कि मुल्क आगे बढ़े, नाजायज़ तौर पे लोगों को ना फंसाया जाए। आप यकीन करें कि मैं अब भी जब मेरा कोई इंट्रैक्शन वफाकी जो सेक्रेटरीज़ हैं, फेडरल सेक्रेटरीज़, उनसे हुआ है, अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे अक्सर ने ये बात की है कि जब तक नैब में रिफॉर्म्स नहीं होंगी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी के लोग डरते हैं, एक फ़ाइल साइन करने से डरते हैं, और ये हकीकत बात है। कोई नया इनिशिएटिव, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रिफॉर्म, वो डरते हैं कि हमने 2 या 3 साल सेक्रेटरी के तौर पे काम करना है और अगर 10 साल हमने मुकदमे भुगतने हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ इस्लामाबाद में जो ब्रिगेडियर असद मुनीर, एक इंतहाई ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर, हमारे CDA में रहे, वो उनके खिलाफ नैब ने झूठा मुकदमा खोला और वो शख्स इतना डिप्रेस हुआ ज़हनी तौर पे कि उसने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद नैब ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। मरने के बाद कौन वापस लाएगा? कोई जिम्मेदार नहीं है उसका। कौन जिम्मेदार है? इमरान इस्माइल साहब, आप फरमाइएगा। ये बाज़ कवानीन के ऊपर आपकी पार्टी से तनकीद आ रही है कि ये नून लीग ने बनाए इसलिए कि इनको भला हो जाए, लेकिन बाज़ तरमीम आपके अपने दौर में हुई थी ऑर्डिनेंस की शक्ल में, जिनको अब बाकायदा एक लॉ की शक्ल में ले आए। जैसे ऑफिशियल बिजनेस है, किसी कमेटी के अंदर किए हुए फैसले, जब तक उसके अंदर कोई मॉनेटरी गेन साबित ना हो जाए तो उसको गलत कहना, वो उन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के दायराकार से निकाल दिया। आप इसको मुनासिब समझते हैं इस लॉ को जो लाए हैं, या आपकी भी तनकीद है इसके ऊपर?
नदीम साहब, बात यह है कि 31 गालिबन अमेंडमेंट्स ये लाए हैं इसके अंदर, और नैब को इस वक्त बिल्कुल एक टूथलेस, एक बिल्कुल एक बेकार का इदारा बन गई है कि वो बस बैठी है, कुछ उसके इख्तियार इख्तियार में है नहीं ऐसा सच करने को। और ये कर कौन रहा है? ये कर वो रहा है जिसके अपने खिलाफ केसेस हैं नैब में। अब मेरे खिलाफ केसेस हो नैब में और मैं ही नैब के लॉज को चेंज करूँगा, जाहिर है कि मैं अपने केसेस को सॉफ्ट करने के लिए या अपनी जान छुड़ाने के लिए काम करूँगा। इल्ज़ाम रख रहे हैं कि जी इनकी बारी गुजर गई, अब हमारी बारी है। इतनी मेहरबानी ना करें, आप लॉज उसके सख्ती रखें, भुगतने दें पीटीआई को अगर कोई पीटीआई वाला उसमें फंसता है, लेकिन फ़िलहाल तो आपके केसेस उसमें मौजूद हैं। और जब आप अपने केसेस जिस इदारे में मौजूद हों करप्शन के, उस इदारे के ऊपर आप उंगली उठाते हैं या उस इदारे के ऊपर आप लॉज चेंज करते हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर शक जाता है। और ये शक बिल्कुल ठीक है कि जब आपके ऊपर 24 अरब का एक जगह केस चल रहा हो, 40 अरब का एक जगह केस चल रहा हो, और आप उन्हीं इदारों को या डंडे के जोर पे या उनके कानून चेंज करके उसमें सॉफ्टनेस पैदा करेंगे, तो आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए काम कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट क्लियरली सामने आ जाती है। आपको पता है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और उनके बेटे दोनों के खिलाफ केसेस मौजूद हैं इन्हीं नैब के अंदर, और यही नैब के कवानीन को चेंज करने जा रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई ऐसी मिसाल दूसरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई बड़ा मुनासिब और बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है, यानी बायस है ना, आपका नज़रिया, आपका सोचना, आपका उसके ऊपर एक्ट करना, रिएक्ट करना, सब बायस है, इसलिए कि आप खुद फंसे हुए नैब के अंदर। कैसे चेंज कर सकते हैं आप? और ये चैलेंज होगा, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में चैलेंज होगा और ये रोक दिया जाएगा। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीटीआई को एक नोटिस जारी किया गया है कि 30 MNA 6 जून से रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, दिया है या नहीं दिया है। आप बताइए, इस्तीफ़े कबूल करने का इरादा रखते हैं या उनको वापस बुलाने का? देखिए, हमारा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इस्लाहात की बात कर रही है, इलेक्शंस की बात कर रही है, बहुत सारी और जो उनकी डिमांड्स जो हैं वो आपको जलसों की शक्ल में नज़र आती हैं। हम चाहते हैं कि वो बातें पार्लियामेंट के अंदर हों। और अगर 6 को आगे वो कह देते हैं हमने इस्तीफे दिए तो कबूल करेंगे। कह रहे थे कि जनाब ये अचानक इक़्तिदार में आ गए हैं। अचानक नहीं आए, वो 4 जमातें आपके साथ थी, अक्सरियत तो आपके पास भी नहीं थी। 4 जमातें आपके साथ थी, इत्तेहादी आप गवर्नमेंट में थे, वो 4 हमारे साथ आ गए हैं, हम गवर्नमेंट में हैं। आपके साथ है तो साजिश नहीं थी, हमारे साथ आए हैं तो साजिश हो गई है। बहरहाल ये मजाक आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन में इमरान साहब से भी ले लें। इमरान साहब इस्तीफे कबूल करवाएंगे या वापस जाएंगे? 6 जून नोटिस आ चुका है। नहीं, हमने तो इस्तीफ़े इसलिए दिए हैं कि हम चाहते हैं कि इस्तीफ़े कबूल करें और पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ कराए जाएँ। पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हों, आज़ाद इंतखाबात हों, और वो इंतखाबात हों जिसका रिज़ल्ट कौम कबूल कर ले, और फिर जो भी आए, जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है वो जाए, गवर्नमेंट बनाए, वो मुल्क को चलाए जैसे चलाना है। लेकिन एक साथ इंतखाबात करवाने के लिए पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली, पंजाब में हमजा को और केपी में आपको तोड़नी पड़ेगी। तैयार हैं आप खुद भी? हमजा तो वैसे ही आपको पता है वो डोल रही है कश्ती, वो तो वैसे ही टूट जाएगी असेंबली, वो बचेगी नहीं ज़्यादा। जैसे ही हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, आप केपी तोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे मेंबर्स को हम बिल्कुल तैयार हैं। अब ये जैसे अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर सारे तोड़ते हैं तो हम भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन फौरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन फौरी ना हुए तो ये जिस मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इस वक्त खड़े हुए हैं, ये मुल्क को पनपने नहीं देंगे, आगे नहीं चलने देंगे। इमरान इस्माइल साहब, तारिक फजल चौधरी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।